हेलो एंड वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 7 अगस्त 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं रिसेंट फ्लैश फ्लड इंसिडेंट इन उत्तराखंड की। फ्लैश फ्लड एक सडन और इंटेंस फ्लड होता है जो हैवी रेनफॉल या डैम ब्रेक के कारण शॉर्ट टाइम में जनरेट हो जाता है। ये लोकलाइज्ड होती है यानी छोटी एरिया को इम्पैक्ट करती है, अनलाइक रिवराइन फ्लड्स जो बड़े एरियाज में फैलती है। फ्लैश फ्लड्स का मेन कॉजेज होते हैं, जैसे कि पहला आप मान सकते हो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हैवी रेनफॉल हो गया तब हो सकता है, और दूसरा हो सकता है जब क्लाउड बर्स्ट हो जाए। एक स्पेसिफिक वेदर फेनोमेनन है क्लाउड बर्स्ट। अगर हम क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन देखें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक जब एक घंटे में किसी 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर एरिया में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती है तब उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। करंट अपडेट ये है कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के धराली विलेज में अभी फ्लैश फ्लड्स और मडस्लाइड्स के कारण कई लोग की जान चली गई और अब भी कोई मिसिंग है। लेकिन आईएमडी ने क्लेरिफाई किया है कि ये टेक्निकली क्लाउड बर्स्ट नहीं था। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था तो फ्लैश फ्लड क्यों हुआ? इसका आंसर वैसे बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स था ये। रगेड टोपोग्राफी, हैवी बट नॉट क्लाउड बर्स्ट लेवल रेनफॉल, सॉइल सैचुरेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो ग्लेशियल प्रेशर है, इन सब से मिलकर ये डिजास्टर क्रिएट हुआ। इस इंसिडेंट से ये क्लियर होता है कि हमें फ्लैश फ्लड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को और भी स्ट्रेंथन करना होगा, स्पेशली हिमालयन स्टेट्स के लिए। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। हिरोशिमा बॉम्बिंग का 80 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये ओकेशन हमें एक हिस्टोरिकल और मॉरल रिफ्लेक्शन का मौका देता है। बैकग्राउंड के तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 1939 में शुरू हुआ था जर्मनी के पोलैंड पर इन्वेशन से। उसके बाद नोबेल लॉरेट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर वार्न किया था कि हिटलर एटॉमिक वेपन डेवलप कर रहा है। इसी लेटर के बाद यूएस ने एक सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कोशिश थी जिसका गोल था वार को एंड करना। 1945 में ट्रिनिटी टेस्ट के बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, जिन्होंने बाद में अपने काम के मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस को डीपली एक्सपीरियंस किया। उन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। इस सक्सेस का फॉल आउट क्या था? सबसे पहला हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्बिंग 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया जिसमें 70,000 लोग तुरंत मर गए थे। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बॉम्ब गिराया गया जिसमें 40,000 से अधिक लोग तुरंत मर गए थे। ओवरऑल 2 लाख से ज़्यादा लोग रेडिएशन पॉइजनिंग के शिकार हुए। दूसरा मेजर फॉलोआउट था न्यूक्लियर आर्म्स रेस। हिरोशिमा बॉम्बिंग के बाद सोवियत यूनियन ने 1949 में अपना पहला बॉम्ब टेस्ट किया और फिर ब्रिटेन 1952 में, फ्रांस 1960 में, चाइना 1964 में ये भी फॉलो किया इन्होंने। जब यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया, जापान ऑलरेडी एसेंशियली डिफीटेड था। ओपेनहाइमर इस डिसीजन से डीपली डिस्टर्ब हुए। भगवत गीता से प्रभावित होकर उन्होंने खुद को अर्जुना की तरह समझा जो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है। बाद में ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए वोकल एडवोकेसी की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी रिग्रेट एक्सप्रेस किया कि अगर उन्हें पता होता कि जर्मनी बॉम्ब डेवलप नहीं कर रहा है तो वो रूजवेल्ट को ये लेटर लिखने से बचते। इस पूरे इवेंट ने एक ग्लोबल मॉरल डिबेट को जन्म दिया। आज भी लॉजिक ऑफ डिटरेंस यानी न्यूक्लियर वेपन्स के होने से वार प्रिवेंट होता है, इस पर सवाल उठते हैं। दलाई लामा, पोप फ्रांसिस जैसे पीस लीडर्स एक न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड की डिमांड करते हैं। इंडिया का स्टैंड यही काफ़ी क्लियर है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम लोग मेंटेन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी डिटरेंस विदाउट एग्रेशन की कमिटमेंट को रिपीट किया है। इस टॉपिक पर एक पुलिस इंस्पेक्टर क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पर एक ऑफिशियल स्टेटस रिपोर्ट जो रिसेंटली राज्यसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए एक प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है जो इलीगल मनी को एक्टिविटीज जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को टारगेट करता है। इस एक्ट के कुछ की प्रोविजंस है। सेक्शन 3 के तहत ऑफेंसेस डिफाइन किए जाते हैं और पेनल्टीज प्रेस्क्राइब की जाती है। सेक्शन 5 के तहत अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी पॉसिबल होता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे रिपोर्टिंग एंटिटीज को सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स करना मैंडेटरी है।
पीएमएलए को इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे यूएन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जिसको हम कहते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कई कॉन्सर्न्स भी है। सबसे पहला, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड है। इसका मिसयूज़ होने की एलिगेशंस भी है, स्पेशली पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने की एक्यूजेशंस। 2022 के विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाइड इंटरप्रिटेशन को अपहोल्ड किया था, जिसे मिसयूज़ का एक पोटेंशियल ग्राउंड माना गया। दूसरा कॉन्सर्न है ओवर रिच बाय ऑफिसर्स, काफ़ी डिस्क्रिशन मिल जाता है एनफोर्समेंट एजेंसीज को। तीसरा, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर होता है, जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का रिवर्सल है। और चौथा हो गया सेक्शन 45 के स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस, स्पेशली जो वुमेन और माइनर्स के अलावा किसी और को रिलीफ नहीं देते, उन पर भी क्रिटिसिज्म है। अब बात करते हैं करंट डेटा की। फाइनेंस मिनिस्टर के रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत 5422 केसेस फाइल किए हैं, लेकिन सिर्फ 25 कन्विक्शंस अभी तक हुआ है। ये रिपोर्ट दो चीज़ें हाईलाइट करती है। पहली, कि गवर्नमेंट की तरफ से एनफोर्समेंट पर ज़्यादा फोकस है। दूसरी, कि कन्विक्शन रेट काफ़ी लो होने के इफेक्टिवनेस और फेयरनेस दोनों पर अभी सवाल उठते हैं। इसी टॉपिक पर एक रिस्पेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब चलते हैं आज के फाइनल अपडेट की तरफ। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI 2024 का रिसेंट लॉन्च बाय नीति आयोग। इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्रेस को बेंचमार्क करना और ट्रैक करना। ये इंडेक्स 100 पॉइंट स्केल पर स्टेट्स को स्कोर करता है बेस्ड ऑन 16 इंडिकेटर्स जो 3 कोर थीम्स में डिवाइड होते हैं। पहला, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, जो डिमांड साइड एडॉप्शन को ट्रैक करता है। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, जो चार्जिंग इकोसिस्टम की रेडीनेस को एसेस करता है। और तीसरा, EV रिसर्च एंड इनोवेशन, जो सप्लाई साइड R&D एफर्ट्स को कवर करता है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंप्लीकेशन है। ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, जहां स्टेट्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट बेटर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कोशिश करता है। 2024 के रिजल्ट्स के मुताबिक फ्रंट रनर्स होंगे, जो होता है स्कोर 65 to 99 के बीच, वो हो गया दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़। परफॉर्मर्स के रेंज पे अगर हम लोग बोले, स्कोर जो रेंज होता है वो 50 to 64 होता है, उसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे स्टेट्स आते हैं। और एस्पिरेंस कैटेगरी जो स्कोर होता है 0 to 49 से, वहाँ आता है उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स, जहाँ टारगेटेड इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। इस टॉपिक पर एक प्रिंसिपल क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।